नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल से संबंधित परीक्षाओं में अक्सर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम महाजनपद काल के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ही स्किप ना करें। अगर आप अंत तक देखोगे हमारे वीडियो को तो आपको महाजनपद काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा हम कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक सामाजिक से संबंधित महाजनपद काल एवं उससे संबंधित जितने भी लेसन है उन सब का हम अध्ययन करेंगे और हमारा अध्ययन इसी प्रकार से इसी प्रगति से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप हमारे चैनल हिंदी उत्तम विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपको महाजनपद काल से संबंधित पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी उत्तम विचार महाजनपद काल। महाजनपद काल जो हड़प्पा सभ्यता है या जिसके बारे में हम सुनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पश्चात ऋग्वेदिक काल की जो समय सीमा है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। महाजनपद काल की जो समय सीमा है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वह है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। महाजनपद काल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। क्या है महाजनपद काल? इस काल में छोटे छोटे कबीलाई राज्यों के स्थान क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुई कि पहले जो कबीले थे उन्होंने एक छोटे जनपद के रूप में जगह बनाई और वही जनपद आगे बढ़ कर के एक महाजनपद के अंदर शामिल हो गए। इस कारण छोटे छोटे कबीलों से जनपद का उदय हुआ और जनपदों से एक महाजनपद का उदय हुआ। महाजनपद काल की सबसे पहले जानकारी हमें सूत्र साहित्य से मिलती है। तो ये सूत्र साहित्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य को आसानी से समझने के लिए उन्हें संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई कि जो वैदिक साहित्य हैं उसको पूरी डिटेल से समझने के लिए और संक्षिप्त रूप से उसका अध्ययन करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। वैदिक साहित्यों का विभाजन 6 अंगों में हुआ है, इसलिए जो वेदांग हम पढ़ते हैं उन वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे बड़ी रचना है। अब जो सूत्र काल है उसके बारे में बताया गया है कि इस समय सूत्र काल में जो वर्ण है वो जातिगत हो गया था और जो जातियां बन गई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र है, इन तीनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। इसी काल में सूत्र काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ और जो चांडाल थे उन्हें सबसे ज़्यादा अस्पृश्य माने जाने लगे। इसके अलावा इस काल के अंदर जो स्त्रियां थी उनकी दशा एकदम हीन होने लगी, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा। और इसी काल में सूत्र काल में सिक्कों का भी प्रचलन हुआ जिनको हम आहत सिक्के कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं। जो आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो सबसे ज़्यादा किसके प्राप्त हुए हैं? चांदी के। और इनके अंदर सूर्य, चंद्र, पीपल इनकी आकृतियाँ इन जो सिक्के हैं, जो आहत सिक्के हैं, इनके ऊपर पाई गई है। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते हैं कि जो छोटे छोटे कबीले थे उनसे जनपदों का निर्माण हुआ और जनपदों से एक बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था थी जिसको कहते हैं महाजनपद। तो यहाँ पर राजा अपना प्रशासन चलाता था, तो जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। महाजनपद संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, एक महा और जनपद। तो महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा
और जनपद होता है एक जनजाति के पद चिन्ह। तो ये एक बहुत बड़ी जनजाति के पद चिन्ह है, या जो कबीले थे उन कबीलों, बहुत सारे कबीलों को मिलाकर के एक महाजनपद का निर्माण हुआ। महाजनपद काल कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सूत्रकाल है, बुद्ध युग है, द्वितीय नगरीकरण, ये इसके अन्य नाम हैं। इनको अच्छी तरीके से देखना, सूत्रकाल, बुद्ध युग और द्वितीय नगरीकरण। महाजनपद काल की हमें जो जानकारी है, रामायण महाभारत, इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, इनके माध्यम से इनकी जानकारी, महाजनपद काल की जानकारी हमें मिलती है। कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिनमें 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है तथा 16वां महाजनपद अस्सक, या जिसको हम अस्मक कहते हैं, वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो 16वां जो महाजनपद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अस्मक, जो एक अलग ही प्रकार से उसकी विशेषता है कि जो दक्षिणी भारत में स्थित है या गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, उसका नाम क्या है, अस्मक। तो इसको याद रखना। इसके अलावा जो अंगुत्तर निकाय है या जो महावस्तु जो बौद्ध ग्रंथ है, इसके अलावा भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से हमें महाजनपदों की पूरी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में मुख्य रूप से किनका ज़्यादा वर्णन है, गांधार और कंबोज का उल्लेख है, गांधार और कंबोज का। महावस्तु ये भी बौद्ध ग्रंथ है, इसमें शिवी और दर्शन नामक महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है, कौन कौन से हैं बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, या कह सकते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले व प्रमाणित 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। अब जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी कौन कौन सी है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है अंग, इसकी राजधानी चंपा है। दूसरा है मगध, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, या इनका नाम और भी मिलता है जैसे राजगृह है, गिरिव्रज है। तो ये मगध की राजधानी है। पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिव्रज, इन तीनों को ही याद रखना। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला हमें देखने को मिलती है। मल की राजधानी कुशीनारा और पावा। चेदी की राजधानी शक्तिमती या कई सोथिवती भी लिखा हुआ मिलता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है या हस्तिनापुर है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र है और काम्पिल्य है। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल अलग अलग राजधानी है। उत्तरी की अहिछत्र है और दक्षिणी की काम्पिल्य है। मत्स्य की विराटनगर है। सूरसेन की मथुरा है और इसका नाम मेथुरा भी या सूरसेनाई भी देखने को मिलता है। अस्मक की पोतन या पाटेली भी कहते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, दोनों ही है। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती की अलग अलग राजधानी है। उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। बाहुबली नाटक में भी महिष्मती का नाम देखने को मिलता है। कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर है या हाटक है। और जो गांधार है उसकी राजधानी कौन सी है, तक्षशिला है। तो ये जो 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं, इनको याद करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु हम इसको एकदम आसान बना देते हैं कि किस प्रकार से हम 16 महाजनपदों को एक ही बार में याद कर सके। तो कैसे याद करोगे, तो याद करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि क वर्ण से संबंधित कितने महाजनपद है। तो क वर्ण से 4 महाजनपद है। कौन कौन से हैं, काशी है, कौशल है, कंबोज है, कुरु है। काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, 4 हमें याद हो गए। अब अवर्ण से, क्योंकि जो वर्णमाला है उसमें पहला अक्षर क है और इधर स्वर में अ है, व्यंजन में क और स्वर में अ, तो ऐसे संबंधित 3 है।
कौन कौन से हैं? अंग है, अवंती है और अस्मक है। तो कितने हो गए? 7 हो गए अब तक। कौन कौन से? काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, अंग, अवंती, अस्मक। अब 8वां जो महत्वपूर्ण है वो आप सब जानते हैं, कौन सा है? मगध है। अगर मगध आपको याद हो गया तो मल भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों म वर्ण से संबंधित है, मगध और मल। इस प्रकार से 9 हो गए। अब हमारा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और म वर्ण से जो तीसरा जो महाजनपद काल है वो कौन सा है? मत्स्य है। और 11वां सूरसेन, ये दोनों राजस्थान से संबंधित है। तो अब तक हमने 11 पढ़ लिए। अब हमारे सामने कितने बच गए? अब हमारे सामने 5 और बच गए। तो महाभारत के बारे में आप समझते हो कि जो महाभारत के अंदर कौरव और पांडव थे, दोनों की जो जो संबंध थे वो गांधार और पांचाल प्रदेश से थे। गांधार से गांधारी थी और पांचाल से जो पांचाली या जिसका नाम द्रौपदी हम पढ़ते हैं, तो दोनों के नाम से हम याद कर सकते हैं। गांधारी से गांधार और पांचाली या द्रौपदी से पांचाल। तो अब तक 13 पढ़ लिए। 14वां च वर्ण से संबंधित चेदी है। और 15वां वत्स है। और 16वां वज्जी है। व वर्ण से भी 2 मिले, कौन से? वत्स और वज्जी। इस प्रकार से हम एक साथ 16 महाजनपदों को आसानी से याद कर सकते हैं। 2-4 बार अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मल्ल, सूरसेन, मत्स्य, गांधार, पांचाल, चेदी, वत्स, वज्जी। इस प्रकार से 16 महाजनपद हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो सभी महाजनपद काल है, इसमें 2 प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कहाँ पर राजतंत्र पाया जाता है और कहाँ पर गणतंत्र पाया जाता है। तो राजतंत्र में राजा का शासन होता है और गणतंत्र में जहाँ जनता निर्वाचित करके अपने प्रतिनिधि को भेजती है और वह शासन चलाता है। तो राजतंत्र कहाँ थे? कौशल है, वत्स है, अवंती है और मगध है। इन चारों ही महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र पाया जाता है। और इसके अलावा गणतंत्र कहाँ पाया गया है? तो गणतंत्र में कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं, सुसुमार गिरी के जो भाग है, अलकप के जो बुली है, केशपुत के कालाम है, रामग्राम के कोयले हैं, कुशीनारा के मल है, पावा के मल है, पीपलीवन के मौर्य हैं, वैशाली के जो लिच्छवी है और मिथिला के विदे हैं। यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था पाई गई है। और जो वैशाली है वो तो विश्व का प्रथम गणतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जो वैशाली का जो लिच्छवी वंश भी कह सकते हैं या जो लिच्छवी महाजनपद है वो क्या है? विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था को अपनाने वाला है। भारत के मानचित्र में हम 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में हम ध्यान से पढ़ सकते हैं कि कौन सा महाजनपद भारत के नक्शे में कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे जो काशी है, ये रहा काशी। इसके अलावा इसके पास में कौन सा है? वज्जी है। इधर देखो ये मगध जो सबसे शक्तिशाली है और महत्वपूर्ण जो महाजनपद है मगध। इसके अलावा अंग है, पांचाल है, इसकी जो राजधानी साथ में दी गई है। इसके अलावा ये जो कुरु है, मत्स्य है, सूरसेन है जो राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा देखो सबसे ऊपर ही ऊपर जो उत्तरापथ में स्थित है जो कंबोज है, द्वारका जिसका नाम द्वारका भी पाया गया है, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, इधर अवंती है उज्जैन और जिसके बारे में पढ़ते हैं उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, इन दोनों की राजधानी उज्जैन है, महिष्मती है। अस्मक जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान है, तो ये सबसे दक्षिण में है। और इधर
जो कंबोज है सबसे उत्तर में है। तो ये 16 महाजनपद है। और ये जो गोदावरी जो नदी है, ये रही गोदावरी नदी, और ये इधर जो नर्मदा नदी है, इन दोनों के बीच में जो अस्मक है, जो दक्षिण में सबसे दक्षिण में जो महाजनपद है, तो इन दोनों नदियों के बीच में है, इन दोनों नदियों के दोआब में पाया गया है। इसके अलावा जो ये यमुना नदी है, गंगा नदी है, इनके बीच में बहुत सारे जो बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महाजनपद और शक्तिशाली महाजनपदों का निर्माण हुआ था। तो इस मैप के माध्यम से हम 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10 की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान, जिसको आप देख सकते हो, जो राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण इनका होता है। तो सामाजिक विज्ञान में भी महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जिनको भी हम देख लेते हैं। प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। ये जो प्रथम अध्याय है, जिसमें महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व, यहाँ पर महाजनपद काल के बारे में बताया गया है। जो 16 महत्वपूर्ण जो महाजनपद है, उन महाजनपदों की पूरी जानकारी है, जिनको हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महाजनपद काल से संबंधित या जो भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत की विशेषता है विश्व गुरु और सोने की चिड़िया, कि भारत पहले से ही विश्व गुरु, क्योंकि भारत में जितने भी आविष्कार हुए हैं या जितने भी पुस्तकालय, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं, इसके अलावा बिहार के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, या कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ पर विदेशी यहाँ पर आए और उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। इस कारण से भारत ने ही संपूर्ण विश्व को शिक्षित किया है। इस कारण भारत को विश्व गुरु कहते हैं। और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि भारत का विश्व के कई देशों के साथ व्यापार होता था और भारत से जो सामान है वो विदेशों के अंदर निर्यात होता था। भारत बहुत ही कम सामान को वहाँ से आयात करता था और बदले में भारत यहाँ से जो भी सामान निर्यात करता था उसके बदले में सोना प्राप्त करता था। परंतु जो यूरोपियन जो कंपनियां भारत में आई, उन्होंने भारत को लूटने की योजना बनाई और भारत के जो जितने भी उद्योग है, जो धंधे हैं या जो भी कृषि व्यवस्था है, उनको इतनी हानि पहुंचा दी कि आज भारत की जो ये पहचान है वो धीरे धीरे धूमिल होने लगी। अन्यथा यूरोपीय कंपनियां आने से पहले भारत की जो समृद्धि है उसमें कोई कमी नहीं थी। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है और सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। ये जो भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है और सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना भी भारत की एक महती विशेषता है, जिसे कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारा आदर्श है। भारत में कई उत्खनन हुए, पुरातात्विक जो अवशेष है उनके माध्यम से हमारी जो संस्कृति है वह संपूर्ण विश्व में इसकी एक स्वच्छ और सुंदर तस्वीर दिखाई देती है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। भारत की जो समृद्धि है वो इस बात से पता चलती है कि भारतीय लोग इतने समृद्ध थे कि जो जलयान है उनसे यात्रा करके भारतीय लोग ब्रह्मदेश है, शाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बोर्नियो है, फिलीपींस है, जापान है, कोरिया है, यहाँ तक पहुँचते थे। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है कि भारत जब
उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, उस समय भी भारत का जो व्यापार है वो विदेशों में होता था और भारतीय लोग शक्तिशाली जलयानों से यात्रा करके इन देशों में जाते थे और वहाँ पर अपनी समृद्धि को पहुँचाते थे। और आज भी हम देखते हैं कि जो जो ब्रह्म देश है, शाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोर्निया, यहाँ पर जितने भी जो धर्म है या जितने भी जो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं उन सब में भारतीयता की पहचान है। कई देशों में तो हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भारतीय राजाओं ने शासन किया था। तो ये भारत देश की एक सुंदर तस्वीर है। तो भारत देश ने इन सभी देशों के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। तो हमारे जो बंदरगाह है और नाविक शक्ति अत्यंत विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। तो जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, उस समय जो विद्वान थे उन्होंने इनका उल्लेख किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। तो ये भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय लोग बहुत देशों में पहुँचे और उन्हें हमारे देश की जो संस्कृति है उसका उससे परिचय करवाया, संस्कृति से परिचय करवाया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। तो हमारे देश की पहचान है कि हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति हासिल की, परंतु यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद या जो अंग्रेज हैं उनके आने के बाद हमारे देश के जो जितने भी आविष्कार थे या जो भी हमारे देश का, चाहे वो अर्थशास्त्र में हो, मैथ में हो या और भी जो चिकित्सक जो क्षेत्र है, युद्ध शास्त्र है, नीति शास्त्र है, संगीत है, ज्योतिष है, दर्शन विज्ञान है, इनमें चाहे भारत की कितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका क्यों न हो, परंतु उन्होंने भारतीय ज्ञान को बारीकी से सीखा और जो जितने भी पेटेंट हैं उनके अपने नाम के ऊपर उन्होंने लिखा लिया और आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता और संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन जो सभ्यता संस्कृति का काल है वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा, जिसको हम स्वर्णिम काल भी कहते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ काल भी कहते हैं। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वहाँ की जो नगरीकरण की जो विशेषता है इतने सर्वोत्कृष्ट है कि आज भी हम उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके आज जो महत्वपूर्ण नगर है उनकी पहचान उन्हीं के अनुसार बनाई गई है। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। तो महाभारत और रामायण में एक सच्चे और उच्च आदर्शों की स्थापना हुई है। और महाभारत में जो गीता का जो ज्ञान है, अगर व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो गीता का अध्ययन कर लो, उसके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल इस गीता ज्ञान में ही मिल जाएगा। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूरी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। जो गंगा यमुना जो क्षेत्र है या जो बिहार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो गंगा यमुना का जो दोआब है, वहाँ पर लोह अवशेष प्राप्त हुए और लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा। इस कारण से यहाँ पर शक्तिशाली जनपदों का, महाजनपदों का उदय होने लगा, क्योंकि लोहे से ही किसी भी दूसरे गणतंत्र हो या चाहे राजतंत्र हो या शक्तिशाली राजा है उसको आसानी से जीता जा सकता है। और लोहे के आविष्कार ने तो लोगों की काया ही पलट दी। हर क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा और
जो महाजनपद काल है उसके अंदर अच्छी उन्नति देखने को मिली। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई, क्योंकि जो लोहे ने लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि लोग एक जगह स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। अब उन्हें कृषि कार्य करने के लिए, उद्योग करने के लिए, अपना व्यापार, वाणिज्य आदि की स्थापना के लिए एक भौतिक आधार मिल गया था। इस कारण से लोहे ने लोगों के जीवन को बहुत ही सुगम बना दिया। जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया था। छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गंगा यमुना नदी का जो दोआब जो क्षेत्र है वहाँ पर लोहे के अवशेष हमें मिले, लोहे का प्रयोग वहाँ पर बढ़ा। तो सभी जो छोटे छोटे जो जनपद थे या जो कबीले थे वो इस क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए और वहाँ पर जाकर के एक समूह में वहाँ पर निवास करने लगे, और ये जो समूह है वही क्या बन गया, एक महाजनपद बन गया। फिर यहाँ पर इनका शासन व्यवस्था या जो प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था हुई, और ये जो बात है वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी की व्यवस्था है। और इस समय महाजनपदों का पूर्ण रूप से विकास हमें देखने को मिलता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक राजतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। महाजनपद काल की जो जानकारी है वो 600 से 325 ईसा पूर्व है, और इनकी जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगले वीडियो में हम इन 16 महाजनपदों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो आप अगले वीडियो को देखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आगे भी इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो शिक्षाप्रद लेकर के आएंगे। इसके अलावा हम कक्षा 10, कक्षा 12 की पुस्तकों का पूरा अध्ययन आपको करवाएंगे। तो हमारे चैनल हिंदी उत्तम विचार को देखते रहे और अपना प्रेम इस चैनल पर ऐसे ही लुटाते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।